ज़रशाले बाहर लॉन में बैठी हवाखोरी कर रही थी। उसके लंबे सिल्की बाल हवा में उड़ रहे थे, अटखेलियाँ कर रहे थे। दुपट्टा उसके सर से सरकता कंधों पर गिर गया था। तभी बाहर से गेट खुलने की आवाज़ आई। ज़रशाले ने समझी ज़वार शाह आया है, लिहाजा उसने मुस्कुराकर सर पर दुपट्टा कर लिया और खड़ी हो गई। मगर गाड़ी से निकलते शख्स को देखकर वो बुरी तरह सहम गई थी। अब्बी जान गैज़ और गुज़ब की अमली तस्वीर बने उसे घूर रहे थे। तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो सख्ती से बोले। ज़रशाले खामोश रही। वो बड़े थे, उनके सामने ज़बान दराज़ी करना उसे किसी तौर कबूल न था। अच्छा, उसका मतलब है तुम हमारी बात को कबूल कर चुकी है। अच्छी बात है ये, तुम्हें पहले ही हमारी बात मान लेनी चाहिए थी। ऐसे ही अपनी ज़िंदगी को बर्बाद किया है तुमने, और ज़वार की भी। खैर, अब हम जल्दी ज़वार को लेकर जा रहे हैं, करीब ही उसके रिश्ते की बात करने। तुम चाहो तो हमारे साथ चल सकती हो। लंबी चौड़ी बात करके उन्होंने मुस्कुराकर उसका चेहरा देखा जो सफ़ेद हो गया था। कुछ लम्हे बाद एक तल्ख मुस्कुराहट ने उसके चेहरे पर डेरा जमा लिया था। अफसोस के साथ अब्बी जान, आपकी बात से मुझे इख्तिलाफ़ है। ज़वार शाह की मैं पहली और आखिरी मोहब्बत हूँ। वो कभी किसी और से शादी नहीं करेगा, ना ही मैंने इस बात को कबूल किया है। मैं हरगिज़ अपनी मोहब्बत को किसी और को सौंप नहीं सकती। बहुत राज कर लिया आपने, हर किसी पर अपने फ़ैसले मुसल्लत करके। आप समझते हैं कि आपने कोई तीर मार लिया है। बस करें, आप पहले ही ज़ुबिया फुप्पू आपके गलत फ़ैसले की नज़र हो चुकी है। क्यों सबकी ज़िंदगी आप बर्बाद कर रहे? आप मत थोपे अपने फ़ैसले दूसरों पर। हर किसी को अपनी ज़िंदगी जीने का हक़ है। वो सख्ती से बोली। ज़रलाले को जो ही खबर मिली अब्बी जान आ गए, वो तेज़ी से गोल ज़ीना तय करके नीचे आ गई और सहम का ज़रशाले का चेहरा देखने लगी। तुम आज की लड़की, इतनी हिम्मत तुम्हारी, तुम हमसे ज़बान दराज़ी करो? वो दहाड़े। माफ़ कीजिएगा अब्बी जान, मगर मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। आपने ख़ुद मुझे ऐसा करने पर उकसाया है। आज लगता था ज़रशाले जवाब लेकर रहेंगी। किधर है ज़वार? बुलाओ उसे। ये लड़की मुसलसल मेरे आगे ज़बान दराज़ी कर रही है। आज तक किसी की इतनी हिम्मत नहीं हुई और ये मुसलसल ऐसा कर रही है। वो गुस्से से हाँफने लगे थे। अब्बी जान प्लीज़, आप भाभी को कुछ मत कहिए, वो सही कह रही है। आप बेजा ख्वाहिश का इजहार कर रहे। आज आप ज़रशाले भाभी पर सौतन मुसल्लत करना चाहते हैं। अगर कल को मेरे ऊपर सौतन मुसल्लत कर दी गई फिर? ज़रलाले हिम्मत करके ज़रशाले के हक़ में बोल पड़ी थी। ज़रलाले तुम अंदर जाओ, वो गुस्से से बोले। नहीं अब्बी जान, आज आप फ़ैसला कर ही दे। अब्बी जान, ये दुनिया मुकाफ़ाते अमल है। आज आप ज़रशाले के साथ ये कर रहे, कल को मेरे साथ अगर ऐसा हो गया फिर? आंसू के दरमियान वो महज इतना बोल पाई। ऐसा वक्त तुम पर कभी नहीं आएगा, तुम फ़िक्र न करो, और तुम आज ही इस हवेली से दफ़ा हो जाओ। वो सख्ती से कहकर अंदर जाने लगे। इस हवेली पर मेरा भी हक़ है, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। वो भी सख्ती से कहकर अपने कमरे की तरफ बढ़ गई, जबकि अब्बी जान ज़रशाले की पुश्त देखते रह गए। वो इस कदर बदतमीज़ कैसे हो गई थी? उन्हें तो यही होल उठ रहे थे। कुछ ही देर बाद ज़वार शाह की गाड़ी हवेली के अंदर दाखिल हुई। अब्बी जान सख्त गुस्से में खड़े हो गए और उसे घूरने लगे, जो जल्लत में गाड़ी लॉक करके उनके पास आ गया था। अब्बी जान आप? वो परेशानी से बोला। यही मुझे तुमसे पूछना चाहिए, वो लड़की यहाँ क्या कर रही है? वो सख्त गुस्से से बोले। अब्बी जान, वो मेरी बीवी है और वो जब चाहे यहाँ आ सकती है। वो नज़रें झुकाकर बोला। और मैं? क्या मैं तुम्हारा कुछ नहीं लगता? मेरा कहा तुम्हारे लिए अहम नहीं? वो दहाड़ कर बोले। अब्बी जान, आपकी जगह अलग है, उसकी अलग है। उसके भी कुछ हुकूक मुझ पर पूरे करने हैं। वो सख्ती से बोला। वो जानता था आज भी उसने ज़रशाले के हक़ में बात नहीं की तो कल को भी उसने अब्बी जान पे हक़ छीन लेंगे। अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए उसे स्टेप लेना होगा। मगर अब्बी जान की अगली बात ने उसके जाते कदम वहीं जकड़ लिए थे। अना अदालत से वापस आकर तैयारी में लग गई थी। अब वो प्लेन में बैठी थी और बाहर फ़िज़ाओं में देख रही थी। हाशिम खान आफरीदी उसको अपनी ज़िंदगी जैसा लगता था। डैडी के फ़ैसले की वजह से उसने उसकी मोहब्बत को कहीं दफन कर दिया था। वो भी लड़की थी, उसके दिल में भी चाहे जाने की ख्वाहिश थी। उसे भी अपनी बेहतर ज़िंदगी के लिए फ़ैसले करने थे। बाहर रहने से वो अपने खौल में सिमट गई।
ही गई थी। उसे अपनी मोहब्बत का इजहार करना नहीं आता था, मगर दिल में अब तक एक कसक थी। कुछ देर बाद एयरपोर्ट पहुंचकर उसने सवात की तरफ जाने वाली बस ली और सीट पर जाके बैठ गई। कुछ ही देर बाद वो पहुंच चुकी थी। उसने एक लंबी सांस फिजा के सुपुर्द की और फ्लैट की तरफ बढ़ गई, जो कुछ मील दूर था। ब्रीफकेस को ढकेलती वो चलती जा रही थी। जंगल के दरमियान गुजरते वो उदासी चली जा रही थी। तभी उसे अपने पीछे तेज तेज कदमों की आवाज़ आई। अना मजबूत असाब की मालिक थी। तभी बगैर परेशानी से मुड़कर देखा, मगर वहीं उसके भी और सामने वाले के कदम भी रुक गए थे। उसके हाथों में शायद कुछ सामान था। अना ने बेबसी से उसका चेहरा देखा, जिनके आंखों के नीचे हल्के थे। हाशिम ने एक नज़र उसको देखा और फिर भरपूर नज़र डालकर वो आगे बढ़ गया और तेज़ तेज़ कदम उठाता आगे बढ़ गया। उसने अन्ना से वादा किया था कभी उसके सामने नहीं आएगा। आज उसने इतना अपना किया पूरा किया था। अन्ना तड़प ही तो गई थी। उसने बैग को घसीटा और तकरीबन भागती हुई उसके पास पहुंची। हाशिम, बात सुनो, वो हाँफती हुई बोली। हाशिम वहीं रुक गया, मगर मुड़ा नहीं। हाशिम, ऐसे खफा मत हो, तुम्हारी नाराज़गी मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती, बेबसी से कहती। वो उसे उस अन्ना से मुख्तलिफ लगी। तुम्हारी तो ये डिमांड थी, मैं तो बस तुम्हारी ख्वाहिश पूरी कर रहा हूँ, वो सादा से लहजे में बोला। हाशिम, आई एम सॉरी, मगर हम दोस्ती का रिश्ता तो कायम रख सकते हैं ना, उसने बेबसी से कहा। वो मुस्कुरा दिया। वो मोहब्बत के रिश्ते के साथ ही दम तोड़ गया था। वो मुस्कुराकर कहता वापस जाने लगा, मगर फिर रुककर शॉपर से पानी की ठंडी बोतल निकालकर अना की तरफ बढ़ाई, जो पूरी तरह काँप रही थी। अना ने फ़ौरन पानी की बोतल थाम ली और एक ही सांस में आधी बोतल पीकर उसको वापस कर दी। हाशिम ने खामोशी से बोतल लेकर कदम बढ़ा दिए। अना ने धीमी मुस्कान चेहरे पर सजाकर उसको जाते देखा। आंखें हल्की हल्की सुर्ख हो गई थी, जिनमें अफसोस हलकोरे ले रहे थे। मैं तुम्हें भूल नहीं पाऊंगी, अलबत्ता कोशिश ज़रूर करूंगी, आंसुओं के दरमियान सोचती वो बैग लेकर आगे बढ़ गई। हाशिम उसकी नज़रों से ओझल हो चुका था। रोग हिजरदा मारे मक्कावे, सुखदा कोई सा हुन आवे। हाशिम आंखें मूंदे लेटा था। वो हर बार क्यों उसकी ज़िंदगी में आ जाती थी, हर बार अजियत पहुंचाने के लिए। उसका कसूर भी तो इतना बड़ा था। उसने एक ऐसी लड़की से मोहब्बत की थी जो मोहब्बत लफ्ज़ से ही नाशना थी। उसने तल्खी से सर झटका, तभी एकदम तेज़ आंधी आने लगी थी। उसने सर उठाकर बाहर देखा, जहाँ एकदम बादलों ने आसमान को ढक लिया था। शायद उसके लिए नया पैगाम लेकर आई थी। मौसम खुशगवार हो गया था। वो अलमारी तक आया, कोट बाहर निकाल लिया, जॉगर्स पहनकर वो फ्लैट को लॉक लगाकर बाहर निकल आया ताकि बाहर हवाखोरी कर ले। अना औंधे मुंह लेटी हुई थी, चेहरा आंसुओं से तर था। बाबा, आपके एक गलत फैसले ने मेरी पूरी ज़िंदगी को उजाड़ कर रख दिया, वो हल्की आवाज़ में अफसरदगी से बड़बड़ाई। हवा से कमरे की खिड़कियां एक दूसरे में बज रही थी। खड़खड़ाहट की आवाज़ से उसने सर उठाकर देखा। बाहर तसलसल से चलती तेज़ हवाओं के झक्कड़ अंदर चले आ रहे थे। अन्ना चलती हुई खिड़की तक आई। 5वीं बिल्डिंग से नीचे का मंजर साफ नहीं दिख रहा था। एक तो चलती हवा, ऊपर से अंधेरा। उसने ब्लैक ट्राउज़र और ब्लैक ही शर्ट पहनी हुई थी, जिसके बाजू स्लीवलेस थे। भूरे बाल कंधे पर बिखरे हुए थे। उसने ब्लैक जैकेट कंधे पर डाली, मोबाइल उठाकर फ्लैट से बाहर निकल आई और घुटन बढ़ गई थी। वो बाहर निकल आई और फुटपाथ पर चलने लगी। उसे दूर से कोई अपनी तरफ आता हुआ महसूस हुआ। अना सीध में चलती जा रही, तभी उसकी नज़र सामने वाले बंदे पर पड़ी। हाशिम वहीं से गुजर रहा था। तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रही हो? अना को सुनसान फुटपाथ पर चलता देख हाशिम पूछे बगैर नहीं रह सका। कुछ नहीं, बस फ्लैट में घुटन हो रही थी, सोचा बाहर चली जाओ। वो संजीदगी से बोली। इस वक्त बाहर रहना सही नहीं, वापस चली जाओ। वो संजीदगी से बोला। मेरे लिए नहीं ना सही, तुम क्यों परेशान हो रहे हो? वो उदासी से हंस कर बोली। तुम भूल रही हो कि कभी तुम मेरी हुआ करती थी, तब भी तुम्हारी इतनी ही परवाह करता था। अब सिर्फ वक्त बदला है, मेरे एहसासात नहीं। वो संजीदगी से बोला। अना ने उसका चेहरा देखा, जिस पर अना के लिए मोहब्बत का जहां आ रहा था। हाशिम, क्या तुम समझते हो कि मैं तुम्हें भूल सकती हूँ? नहीं, मगर हाशिम, किसी के लिए अपनी ज़िंदगी को रोका नहीं जाता। एक ना एक दिन जीना आ ही जाता है। मैं जानती हूँ, बस हम दोबारा से दोस्त बन जाए जैसे 6 साल पहले थे। वो बेबसी से बोली। हाशिम ने उसका चेहरा देखा, जहाँ बेबसी ही बेबसी थी। अना, मसला यही तो है, मैं तुम्हें दोस्त नहीं अपना बनाना चाहता हूँ।
तुम्हारी मैं पहली मोहब्बत था, मगर मेरी तुम पहली और आखिरी मोहब्बत हो। तुम्हारे बाद मैं किसी और को अपनी ज़िंदगी में शामिल कर ही नहीं पाऊँगा। वो उसके कंधों पर हाथ रखकर उसको झिंझोड़ कर बोला, अच्छा यहाँ करीब ही कॉफ़ी शॉप है, वहाँ चलकर बात करते हैं। इस वक्त सब लोग यहाँ देख रहे हैं। पास से गुजरती हुई गाड़ियों को देख अना ने फ़ौरन कहा। हाशिम खामोश हो गया। करीब ही कॉफ़ी शॉप पर दोनों आ गए थे। आमने सामने बैठे दोनों खामोश थे। बोलने को बहुत से लफ्ज़ थे मगर हिम्मत नहीं। दिल में बहुत कुछ था मगर जो सिर्फ एक दूसरे को ही बताकर सुकून मिलना था, मगर दोनों तरफ तवील खामोशी का राज था। कभी कभी मुझे लगता था मैं पिछले 6 साल से जिसके पीछे भाग रहा हूँ सिर्फ एक शराब था। तवील खामोशी के बाद हाशिम सर झुकाए बोला। अना ने सर उठाकर उसको देखा। मोहब्बत तुमने ही नहीं मैंने भी की है हाशिम, मगर बस फ़र्क इतना था मेरे बाप ने मेरी पसंद को नहीं परखा, फैसला मुसल्लत कर दिया। तुम्हारे पेरेंट्स ने तुम्हारी पसंद को फोकियत दी। वो गहरे दुख से बोली। कभी कभी ज़िंदगी में कुछ फ़ैसले करने पड़ते हैं, एक गलत फ़ैसला सारी ज़िंदगी को ख़राब कर देता है। वो संजीदगी से बोला, मैंने तो बहुत चाहा कि डैडी पर अपनी पसंद खोल दूँ, मगर कभी हिम्मत नहीं कर पाई। वो मुरझा कर बोली, तो क्या तुमने असफार का इंतखाब कर लिया है? उसको मुझ पर फोकियत दे दी। वो सर उठाकर उसका चेहरा देखकर बोला, हाशिम डैडी ने सारी ज़िंदगी मेरा बेहतर चाहा है, भला कैसे मैं उनकी दी गई ज़बान को झुटला दूँ। वो सर झुका कर बोली। तभी वेटर भाप उड़ाती कॉफ़ी उनकी मेज़ों पर रख कर चला गया। तुमने मोहब्बत की ही क्यों जब इतनी हिम्मत तक नहीं रखती थी कि स्टैंड ले सको? वो सख्ती से बोला, मुझे लगता था डैडी मेरी पसंद पहले पूछेंगे, मगर मैं गलत थी। उन्हें हर किसी की ज़िंदगी का खुद फैसला करने की आदत है। वो संजीदगी से बोली और कॉफ़ी का घूंट भरा। ठीक है, मैं मज़ीद तुम्हें नहीं देखना चाहता। मेरी ज़िंदगी से चली जाओ ताकि मैं भी अपनी ज़िंदगी शुरू कर दूँ। वो संग दिली से बोला। अन्ना ने सर उठाकर उसको देखा। मैं यही चाहती हूँ कि तुम अपनी ज़िंदगी शुरू कर दो, मगर मुझसे कांटेक्ट तो रखो। वो परेशानी से बोली। हाशिम के सामने पड़ी कॉफ़ी सर्द पड़ती जा रही थी। मग के किनारों पर उंगली फेरते हाशिम ने दुख से सर उठाकर उसको देखा। नहीं, इसका मतलब है तुम चाहती नहीं मैं ज़िंदगी में आगे बढ़ सकूं। ऐसे में कभी तुम्हें भूल नहीं सकता, तुम ये जानती हो। वो संजीदगी से बोला। अन्ना ने कंधे उचकाए। हाशिम, बाज़ दफ़ा कुछ लोगों को अपनी ज़िंदगी से बेदखल करना पड़ता है, मगर मैं चाहते हुए भी ये नहीं कर पा रही। वो मुस्कुरा दिया। फ़िक्र ना करो, बहुत जल्द मैं यहाँ से चला जाऊँगा। वो मेज़ पर पैसे रख कर खड़ा हो गया और अन्ना ने कॉफ़ी का मेज़ पर रखा और ख़ुद भी खड़ी हो गई और कोट की जेबों में हाथ डाल लिया। कहाँ जाओगे? क्या किसी को यादों से छुटकारा पाना इतना आसान होता है? वो जाने क्यों ऐसे सवाल कर रही थी। तुम ही तो कहती हो चाहने से बहुत कुछ हो जाता है आसान। उस कदर ताकत रखता है इंसान, इस कदर ताकत रखता है कि जिस चीज़ को हम ज़्यादा से ज़्यादा फोकियत दें वो हो जाती है, फिर चाहे वो मुश्किल ही क्यों ना हो। वो मुस्कुरा कर बोला, हाँ सही कह रहे हो, मगर तुम्हें भी अब किसी और को लाइफ पार्टनर चुन लेना चाहिए और उसके लिए रुबाब हैदर परफेक्ट है। वो मुस्कुरा कर बोली। वो हंस दिया। मेरी ज़िंदगी के फ़ैसले मैं खुद कर सकता हूँ। शुक्र है मेरे माँ बाप में अपने फ़ैसले मुझ पर मुसल्लत नहीं करते, मुझे स्टैंड लेना आता है। वो मुस्कुरा कर बोला। तेज़ तेज़ कदम उठाता हुआ दाई तरफ मुड़ गया, जबकि अना को बाई तरफ जाना था। वो तमाचा अना के मुंह पर मार गया था। अना ने सुर्ख आंखों से उसको जाता देखा और तेज़ तेज़ कदम उठाती अपने फ्लैट की तरफ बढ़ गई। उसे इतना भी हक नहीं था आप अपनी ज़िंदगी के फ़ैसले कर सके। निकल जाओ इस हवेली से, समझो मर गया मैं तुम्हारे लिए, तुम मेरे लिए। आइंदा हवेली आने की कोशिश मत करना। मैं खुद अपने घर में शहज़ादी की तरह हूँ, भला किसकी हिम्मत जो मुझसे तल्ख़ कलामी करे।
पास से गुजरते जामिन शाह को देखकर वो एक अदा से बोली। जामिन ने एक उचट्टी निगाह उस पर डाली। शहजादी होंगी अपने घर की, हम भी अपनी हवेली के शहजादे। वो तंजिया कहता अपने डिपार्टमेंट की तरफ बढ़ गया। जया ने एक घुरी से उसको नवाजा और किताबें पटक कर बेंच पर पटक दी। तुम क्यों हर वक्त इससे उलझती रहती हो? सना ने उस संजीदगी से पूछा। देखा है तुमने उसे, अब जानबूझकर मुझे तंग करता है। मेरा तो बस नहीं चलता मैं उसे कत्ल कर दूं। अच्छा बस ज़्यादा मत बोलो बनो, क्लास में चलो, फिज़िक्स का पीरियड हो गया है। वो सना उसको खींचती हुई अपने साथ डिपार्टमेंट की तरफ ले गई। क्लास में पहुंचकर दोनों अपनी मुश्तरका सीट पर विराजमान हो गई। कुछ देर बाद सर अबरार भी आ गए और लेक्चर देने लगे। जया साथ ही साथ रजिस्टर पर नोट भी करती रही। गाहे बगाहे अपने अपने दाएं तरफ की सीट पर बैठे जामिन को भी देख लेती, जो मुंह में पेन दबाए गौर से प्रोफेसर को सुन रहा था। उंगली से हवेली के मेन गेट की तरफ इशारा करके वो सख्ती से बोले। अब्बी जान ऐसा कैसे कर सकते हैं आप? एक छोटी सी बात को आपने अपनी अना का मसला बना लिया है। वो अफसोस से बोला। मेरे लिए मेरे फैसले ज़्यादा अहम हैं। वो बेरुखी से मुंह मोड़ कर बोले। ठीक है अब्बी जान, तो करे हुकूमत आप सब पर, मगर मैं अपनी ज़िंदगी का कोई फ़ैसला अब आपको करने नहीं दूंगा। वो सख्ती से कह के अंदर चला गया। अब्बी जान कुर्सी पर ढह से गए थे और आंखें मूंद ली। ये सच था उनके लिए उनकी कही गई बात से बढ़कर कुछ नहीं था। वो दाई तरफ बने सबसे आखिरी कमरे में आ गया, जहाँ बेड पर अधखुली आंखों से छत को देखती हुई फुप्पू पर उसकी नज़र पड़ी। फुप्पू, वो धीरे से कहकर उनके पास बैठ गए। उन्होंने उसका सुर्ख चेहरा देखा। वो हूबहू उन्हीं की तो कॉपी था। उन्होंने प्यार से अपना कमज़ोर हाथ उसके गाल पर रखा। फुप्पू, मैं अपनी ज़िंदगी का अपना अहम फ़ैसला अब्बी जान को करने नहीं दूंगा। मैं जा रहा हूँ। वो उनके दोनों हाथ होठों से लगा कर बोला। वो मुस्कुरा दी। सही कह रहे हो तुम, वरना तुम्हारी ज़िंदगी भी मेरी तरह बर्बाद हो जाएगी। वो धीरे से बोलू। फुप्पू, मैं आपको आपकी बेटी से मिलवा कर रहूँगा। जब तक आपका भतीजा ज़िंदा है वो आपको आपकी मंजिल तक पहुँचाने का, बिल्कुल खुद आपके मंजिल को आप तक लाएगा। मेरा वादा है आपसे। मिलने आता रहूँगा आपसे, बस आप अपना ख्याल रखिएगा, वरना हम जब हमारी बहन आएगी तो हमसे नाराज़ होंगी कि हमने उसकी अम्मी का ख्याल नहीं रखा। वो उनके गाल पर प्यार करके बोला। तुम सही कह रहे हो ना जवार? वो नम आँखों से उसकी बाजू पकड़ कर बोली। जी फुप्पू, वो मुस्कुरा कर बोला। बस मुझे मेरी रचना तक पहुंचा दो जवार, मैं सुकून से मरना चाहती हूँ। एक आस में ज़िंदा हूँ कि एक ना एक दिन अपनी बेटी को देख सकूँगी, वरना भैया ने तो मेरे एतबार को तोड़ डाला था। मुझे लगता था जैसे अब मैं अपनी रचना को देख ना पाऊँगी, मगर जवार मैं जानती हूँ तुम मुझे मेरी रचना तक पहुँचाओगे। वो रोते हुए यकीन से बोली। फुप्पू जान, बस अपना ख्याल रखना होगा आपको, वरना मैं नहीं लाऊंगा उसे यहाँ। वो उनको वार्निंग देते बोला। नहीं, मैं अपना बहुत ख्याल रखूँगी। उन्होंने जल्दी से सर हिलाकर उसको यकीन दिलाना चाहा। वो मुस्कुरा दिया। मैं जानता हूँ आप ऐसा ही करेंगी। बस अब मैं चलता हूँ। हर वीकेंड अपनी फुप्पू जान से मिलने आऊँगा। उनको दोबारा प्यार करके वो खड़ा हो गया। उन्होंने पुरसुकून होकर आंखें मूंद ली। आज काफ़ी दिनों बाद उन्होंने खुलकर बात की थी, वरना पिछले 15 सालों से वो बिस्तर की होकर रह गई थी। शायद वो रोने का मुकद्दर बन चुका था। हर वक्त रोना या खामोश रोना। कोई बुला रहा है तो जवाब नहीं देना, अपनी सोचों में मगन रहना। ऐसे में एक जवाब था जो अपनी प्यारी प्यारी बातों से उनको बहला लेता था। वो उनसे अटैच भी बहुत था। पिछले कई सालों से वो इधर हवेली में आखिरी कमरे की होकर रह गई थी। जवार एक निगाह उन पर डालता बाहर आ गया और अपने कमरे की तरफ बढ़ गया, जहाँ जरशाले और जरलाले बैठी हुई थी। जरशा, पैकिंग कर लो, हमारी भी और अजहात की भी। वो संजीदगी से बोलकर बाथरूम की तरफ जाने लगा। लाला, क्यों आप लोग कहीं जा रहे हैं क्या? जरलाले ने दहल कर पूछा। हम हवेली छोड़कर जा रहे हैं जरलाले ने, ये अभी का हुक्म है। वो सर झुकाकर अफसरदगी से बोला। लाला, अब जानते हैं ना अब्बी जान ना सोचे समझे कह देते हैं। देखिएगा कुछ देर बाद वो खुद आपके पास आकर अपनी बात की माफ़ी मांगेंगे, आपको जाने से रोकेंगे। लाला प्लीज़ मत जाइए। जरलाला फ़ौरन बेड से उतरकर उसके पास आ गई और उसके दोनों हाथ थाम कर इल्तिजा करने लगी। जरशा एक तरफ सर झुकाए उदास खड़ी थी।
नहीं, ऐसा नहीं होने वाला जरलाले, तुम खुद भी जानती हो, मत अपने दिल को झूठी तसल्लियाँ दो। वो अफसोस से बोला और उसके सर पर धीरे से हाथ फेरने लगा। उसके कंधे से लगी जरलाले सिसकने लगी। लाला, मुझे ये हवेली अकेले में काट खाने को दौड़ती, मुझे भी साथ ले चले, वो सिसकते हुए बोली। जरलाले, बेजा ख्वाहिश मत करो, फुप्पू जान को कौन ख्याल रखेगा? अभी जान तो उनकी तरफ से गाफिल हैं, एक हम ही हैं जो उनका ख्याल रखते हैं। मुलाजिबैन पे नहीं छोड़ा जा सकता उन्हें। लाला, मैं क्या करूं, मुझे इस हवेली से कभी कभी खौफ होता है। जरशाले भाभी के आने से एक सुकून था, मगर अगर अजहाद और भाभी चली गई तो मैं कैसे रह पाऊंगी इतनी बड़ी हवेली में अकेली? वो अनजाने खौफ के तहत गोया हुई। जरलाले, तुम बेला को बुला लेना अपने पास। वो नज़रें चुरा कर बोला। लाला, वो शहर चली गई है। लाला, मत जाए, खुदारा बाखुदा मैं मर जाऊंगी। वो ज़ारों कतार रो दी। जावर शाह ने बमुश्किल अपने आंसुओं को और उसे खुद से लगा लिया। जरशाले, हम हर वीकेंड आएंगे, तुम्हें मुझसे वादा करना होगा। तुम अपना और फुप्पू का बहुत ख्याल रखूंगी, अपने लाला का मान रखूंगी ना? वो उसके दोनों हाथ थाम कर वादा लेने लगा। जरलाले ने भीगी आंसुओं से उसका चेहरा देखा, ना चाहते हुए भी सर हिला दिया। वो मुस्कुरा दिया। गुड, अब आराम करो, जाओ, मैं ज़रा फ्रेश हुआ जरशा, जल्दी करो। वो सख्ती से कहकर वॉशरूम में चला गया, जबकि जरलाले कमरे से भागकर निकल गई। जरशा ने भीगी आंखों से अलमारी से कपड़े निकालना शुरू कर दिए। ड्रेसिंग रूम में जाकर उसने ब्रीफकेस निकाला, जिप खोलकर सलीके से जवार के अजहात के और अपने कपड़े रखने लगी। कुछ देर बाद जवार बाहर आ गया। उसने ब्राउन कुर्ता शलवार स्किन चादर कंधों पर डाली हुई थी। जरशाले ने नज़र उठाकर उसको देखा, जिसके चेहरे पर उदासी रकम थी। वो धीरे धीरे कदम उठाती उसके कंधे पर सर रखकर बेआवाज़ आंसू बहाने लगी। जवार ने चेहरा मोड़कर उसका चेहरा देखा और ख़ुद भी अपने आंसुओं को रास्ता दिया बाहर आने का। तुम शादी कर लो जवार, मुझे लगता था मैं अपने फ़ैसले पर अटी रहूँगी तो शायद अब्बी जान हार मान जाएंगे, मगर शायद मैं गलत थी। अब्बी जान हार मान ही नहीं सकते, वो सिर्फ हराना जानते हैं। बाजी उलट गई। ये आंसुओं के सैलाब के दौरान बमुश्किल सिसक कर बोली। जवार ने तड़प कर उसका सुर्ख पड़ता चेहरा देखा। ऐसा सोच भी कैसे सकती हो तुम जरशा? मैं तुम्हारे अलावा किसी को अपनी ज़िंदगी में शामिल नहीं कर सकता। मेरी ज़िंदगी तुमसे शुरू और तुम पे ख़त्म है। वो उसके बाल सहला कर बोला। नहीं जवार, तुम कर लो, मैं नहीं चाहती कि तुम सबसे नाता तोड़ो, सिर्फ मेरे लिए। जरलाले ने, फुप्पू, अब्बी जान सब ने तुमसे बहुत मोहब्बत करते हैं, तुम मान जाओ। वो आंसुओं के दरमियान बोली। नहीं, आज ये फैसला अब्बी जान ने किया, अगर मैं इसको कबूल कर लिया तो कल को अब्बी जान कोई दूसरा फैसला मुझ पर मुसल्लत करेंगे। मैं ऐसा नहीं चाहता, बस तुम तैयारी करो, हमें निकलना है। वो चेहरा साफ करके बोला और उसके माथे पर प्यार किया। बिला वजह परेशान ना हुआ करो, तुम्हारी सारी परेशानियां मेरी है, मैं खुद उन्हें सॉल्व करूंगा। वो प्यार से बोला। जरशाले ने उसका चेहरा देखकर पीछे हटी। जवार ब्रीफकेस की तरफ बढ़ गया और अपनी जरूरी चीजें रखने लगा। मुझे हाथ भी लगाने की। जया ने कदरे गुस्से से पूछा। वो मुस्कुरा दिया। तुम्हारी कैसे हिम्मत हुई उस दिन मुझे धमकी देने की? वो हंस कर बोला। यू इडियट! वो फुनकारी और एक जन्नाटेदार थप्पड़ उसके मुंह पर मारा। जैद हक्का बक्का उसका चेहरा देख रहा था। पीछे खड़ा जामिन धीरे से मुस्कुरा दिया और तेज कदम उठाता बाहर निकल गया। आइंदा मेरे साथ ऐसी कोई हरकत की तो तुम्हें जान से मार दूंगी। एक उंगली उठाकर उसको वार्निंग देकर वो बाहर निकल गई। सना परेशानी से उसको पीछे भागी। उसने उसके जाने के बाद एक गाली से नवाजा। यार, ये लड़की तो बहादुर निकली। साथ खड़े अजहर ने दाढ़ी पर हाथ फेरते हुए कहा। सारी बहादुरी ना निकाल दी तो मेरा नाम भी जैद नहीं, उसने सख्ती से कहा और बाहर चल दिया। जया, तुमने बहुत गलत किया है, तुम्हें हाथ नहीं उठाना चाहिए था। जया धीरे धीरे कोल्ड ड्रिंक के घूंट भर रही थी, मगर गुस्सा कम होने का नाम नहीं ले रहा था। तो क्या उसने पूरी क्लास के सामने मुझे धक्का देकर अच्छा काम किया था? तुम्हारी तरह बुज़दिल नहीं हूँ जो डर कर चुप कर जाऊँ। वो सख्ती से बोली। मगर तुम जानती हो ना उसको किस कदर बदतमीज़ लड़का है, बड़े बाप का बेटा है, कुछ भी कर सकता है। सना का डर कम होने का नाम ही नहीं ले रहा था। बख्श तो मुझे तुम, सिर्फ उसके किए की सज़ा दी है मैंने, वरना जानबूझकर कुछ नहीं किया। वो तनक कर बोली। अगर इसी के बारे में बात करनी है तो मैं घर जाऊँ, क्योंकि अब मैं जैद नामे से तंग आ गई हूँ। वो खड़े होते हुए बोली। अच्छा ठीक है, तुम बैठो। तो उसका एकदम बदलते मूड को देखकर सना ने फ़ौरन कहा। जया ने तब कर उसको देखा और जोर से किताबें मेज़ पर रखी और बैठ गई।
शेर अफगन वापस आया तो मंतशा कमरे में बेड पर औंधे मुंह लेटी हुई थी। कमरे में मलगिजी अंधेरा फैला हुआ था, खिड़कियों पर पर्दे डाले हुए थे। उसने आगे बढ़कर स्विच ढूंढकर बटन ऑन किया और निगाह उस पर डाली, मगर इसमें कोई हरकत नहीं हुई। मरवर तो नहीं गई। वो चिढ़कर सोचता उसके पास आ गया और उसके शानों से पकड़कर सीधा किया। वो उन्नदगी में थे। उसने उसके पेशानी पर हाथ रखा तो जल रही थी। उफ, इतनी नई मुसीबत। वो गुस्से से सोचता उसके शक्ल देखने लगा। उसने मंतशा को बाहों में थाम कर सीधा लिटाना चाहा, मगर मंतशा ने उसकी गर्दन के गिर्द हाथ बांध लिए। शेर अफगन ने एक भरपूर निगाह उस पर डाली। शेर अफगन ने उसके बालों को चेहरे से धीरे धीरे से हटाया जो चेहरे पे आ गए थे। उसने उस चेहरे से उसकी नाजुक सी गुड़िया की तरह बेड पर लिटाया, उसके पास बैठ गया और उसका मखमली गुलाबी हाथ थाम लिया। मेरा दिल नहीं मानता मंतशा, तुम ऐसा कोई काम कर सकती हो, मगर क्या करूं, जैसा मेरा प्रोफेशन है। मुझे शक करना भी आता है, मगर आज स्वेर तुम ऐसा किसी काम में मलूस न होती तो मैं इस लड़की को छोड़ूंगा नहीं। अगर ये साबित हो गया कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। धीरे से उसका हाथ दबाकर मुझे कभी महसूस नहीं माथा हाथ छोड़ दिया और उसके जलते हुए माथे पे मोहब्बत की निशानी छोड़ दी और बाहर निकल गया ताकि उसके सर पर ठंडी पट्टियां कर सके। आज बाबा साई का फोन आया, उन्होंने उसे बुलाया था। वो शाहनवाज खान का बेटा था जो जहीर खान का छोटा भाई था। वो किचन में आके कटोरे में ठंडा पानी और उससे बहुत मोहब्बत करते और रिश्ते से इनकार की उसके कमरे की तरफ बढ़ गया जहाँ वो मनोदगी में थी। वो धीरे से दरवाजा खोला, अंदर दाखिल हुआ। अगर ऐसा था तो उसने क्यों अपना रास्ता बदला? तुम तो अपने जज्बों में सच्चे थे तो उसके जज्बे झूठे क्यों थे? क्या उसने तुमसे मोहब्बत नहीं की? और जैसे ही उससे सवालात कर रही थी उसके ठंडी पट्टियां करता रहा, जो उसके बाप के फैसले के साथ ही दम तोड़ गई थी। उसने धीरे से कहा, फिर इससे मोहब्बत करनी ही नहीं चाहिए थी जब उसको इस बात का एहसास था कि वो खुद फैसले नहीं कर सकती। वो कंधे उचकाकर बोली, हाँ सही कहा तुमने, मगर वो मुझे कहती है मैं उसको भूल जाऊँ। जैसे सब बहुत आसान है। क्या जिस्म के से रूह का निकलना इतना आसान है रुबाब? वो गहरे कर्ब से बोला। रुबाब ने सर झुका दिया। हाशिम, क्यों अपने सच्चे जज्बे किसी ऐसी लड़की पे ज़ाय कर रहे हो? तुम्हें तो कोई तुम जैसी लड़की ही डिज़र्व करती है। उसने उसे समझाना चाहा, अगर दिल इस बात पर राज़ी ही ना हो तो। वो चेहरा उठाकर उसकी आंखों में आंखें डालकर बोला। रुबाब ने सटपटाकर नज़रें दूसरी तरफ कर ली। दिल से नहीं, दिमाग से काम लेना चाहिए, वो संजीदगी से बोली। वो हंस दिया। दिल दिमाग में ही उसी में अटका हुआ है वो, मगर उसे एहसास ही नहीं। हाशिम ने पैंट की जेब से लाइटर और सिगरेट निकालकर सामने रखी। सिगरेट जलाया, सिगरेट मुंह से लगा लिया। सिगरेट नोशी अच्छी नहीं है। ज़िंदगी तो बर्बाद हो ही गई थी तो सोचे स्मोकिंग करके थोड़ी और बर्बाद कर लेते। सुकून मिलता है मुझे सिगरेट पीकर, सारे गम धुएं की तरह उड़ते महसूस होते। मगर एक बात कहूँ, ये वक्ती सुकून होता है। मोहब्बत की नाकामी के बाद इंसान सुकून की तलाश में तरह तरह के काम करता है, पर सुकून तो उसी के पास होता है जिससे वो मोहब्बत करता है। उसने धीरे से अपनी लॉजिक बयान की, जिसे सिगरेट मुंह से लगाते हुए हंस कर बोला, मगर उसकी हंसी में कर्ब की आमिज़श शामिल थी। मगर इंसान की मोहब्बत तो अपने खुदा को क्यों भूल जाता है? होना तो ये चाहिए तो खुदा से रुजू करे। उसने अपना नज़रिया पेश किया। वो पहले ही बेहद थका हुआ था और अब भी थकन से जिस्म में दर्द हो रहा था, मगर मंतशा की तबीयत देखकर उसने आराम छोड़कर उसकी ठंडियाँ पट्टियाँ करना ज़रूरी समझा था। एक तरफ कटोरा रुमाल रखकर वो बाहर निकल आया। बाहर आकर लाउंज की लाइट खोली और किचन में आकर उसके लिए खाना तलाश करने लगा। शायद बुआ ने कुछ बनाया ही नहीं था। उसने केबिन में पापे निकाले और चाय बनाने लगा। चाय बनते ही उसने दोनों चीज़ें ट्रे में सजाई। लाइट बंद करके वो कमरे में आ गया। ट्रे साइड टेबल पर रख कर उसने मंतशा को झंझोड़ कर जगाया। बुखार की हिद्दत कम होने की वजह से वो जाग गई थी और मंदी मंदी आँखों से उसका चेहरा देखकर फ़ौरन उठकर बैठना चाहा, मगर कमज़ोरी की वजह से उसकी हिम्मत नहीं हुई और वैसे ही गिर गई। उठो, कुछ खा लो, नरमी से कहकर उसने पापे और चाय उसके सामने रख दिए। वो बुरी तरह कंफ्यूज हो रही थी। वो उठकर ड्रेसिंग रूम की तरफ बढ़ गया ताकि यूनिफॉर्म तब्दील कर लिए। उसके जाते ही मंतशा घुट घुट चाय पीने लगी। पापे खाकर कुछ सुकून मिला तब वो भी बाहर आ गया। उसने खामोशी से ट्रे उठा लिया और बाहर निकल गया और मंतशा लेट गई। कुछ देर ही बाद ही उसे नींद हावी हो गई थी। वो गहरी नींद में चली गई। तब शेर अफगन अंदर आया और तकिया उठाकर सोफे पर जाकर लेट गया।
क्यों ना हाशिम कल कोई प्रोग्राम बनाए। रबाब वो इस वक्त एक होटल में बैठे थे। हूँ किधर का, उसने धीरे से पूछा। मरी चलते हैं, बर्फ़बारी देखते हैं, वो पतराना भी चलेंगे। इस फ़ौरन प्रोग्राम तरतीब दे दिया। नहीं फिर कभी, वो उकता कर बोला। मैं तुम्हारा कोई बहाना सुनने के मूड में नहीं हूँ। तुम चल रहे हो, वो चिढ़ कर बोली। मगर उसने मना करना चाहा। मैंने कहा ना, वो सख्ती से कहकर वेटर को कॉफ़ी का ऑर्डर देकर उसकी तरफ मुतवज्जा हुई। क्या हो गया है, अब मुंह क्यों फुला लिया है, वो चिढ़ कर बोली। उसने चेहरा उठाकर रबाब का नर्म मुलायम चेहरा देखा। स्कार्फ के गिर्द लपेटे उसका चेहरा पुरनूर चेहरा मज़ीद खूबसूरत लग रहा था। कुछ नहीं, उसने इनकार में सर हिला दिया। अच्छा, तो रात तुम कहाँ गए थे? मुझे चौकीदार ने बताया तुम रात गए फ्लैट में आए थे। हाँ, बस वो हवाखोरी करने, वो सर झुका कर बोला। मुझे ऐसा लग क्यों रहा है कि तुम झूठ बोल रहे हो? उसका चेहरा देख खोजते हुए बोली। वो हंस दिया। ज़रूरी थी नहीं हमेशा सही लगे। वो कंधे उचका कर बोला। प्लीज घुमाओ मत बात। हाँ, मगर इंसान को समझ उस वक्त आती है जब वक्त गुजर जाता। हाशिम ने उसकी बात पर सर हिलाया। असल बात क्या होती है, उन्होंने आपको छोड़ा ही क्यों है? अजब सी मोहब्बत की कहानी है हमारी। रवाब भी लगता है महबूब पर बस मेरा ही इख्तियार है, और दूसरे पर ऐसा लगता है जैसे मेरा महबूब ने कभी मुझे खुलकर चाहा ही नहीं। वो हंसकर बोला। रुबाब ने अफसरदगी से उसको देखा। कल का प्रोग्राम डन है, मुझे कोई बहाना नहीं सुनना। उसने फ़ौरन से बात बदल कर कहा। तभी उसके दिल में ख्याल आया कि औरत अगर मर्द को ज़ख्म देती है तो यही औरत मर्द को मरहम भी दे तो लगाती है, चाहे ज़ख्म देने वाली औरत कोई और हो और मरहम लगाने वाली कोई और। उसने गहरी सांस भरी और सर हिला दिया। वो खड़ा हो गया। अब चले? उसने सवालिया अंदाज में उससे पूछा। चलो। उसने सर हिला दिया और खड़ी हो गई। दोनों होटल से बाहर निकलकर पार्किंग की तरफ बढ़ गए। अना मॉल में शॉपिंग के लिए आई थी। उसने शॉपिंग करके वापस जाने का सोचा। पार्किंग पहुंचकर जो ही उसने देखा, उसकी नज़र हाशिम और रबाब पर गई। हाशिम का चेहरा सतरा हुआ था जबकि रबाब का चेहरा खिल रहा था। वो छोटे छोटे कदम उठाती उन दोनों के पास आ गई। कैसे हैं आप दोनों? वो मुस्कुरा कर बोली। अल्लाह का शुक्र है, ठीक है। आप कैसी है? रुबाब ने हाशिम का हाथ थाम कर मुस्कुरा कर कहा। अना ने नामहसूस तरीके से पहलू बदला। मैं भी ठीक हूँ, उसने ज़बरदस्ती मुस्कुरा कर कहा। कल हम लोग मरी जा रहे, मुझे अच्छा लगेगा अगर आप भी चले, रुबाब ने हाशिम को देख कर कहा। हाशिम ने सर झुका लिया। नहीं, अना ने इनकार करना चाहिए। आइएगा ज़रूर, वो मुस्कुरा कर कहती हाशिम की तरफ मुतवज्जा हुई। चले हाशिम, उसने इजाज़त लेनी चाहिए। चलो। वो सर हिलाकर ड्राइविंग सीट पर बैठ गया, जबकि रुबाब फ्रंट सीट पर। उसने हाथ हिलाकर अना को बाय कहा। अना मरे मरे कदम उठाती अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ गई। ये तुम अना के सामने इतना ओवर रिएक्ट क्यों कर रही थी? उसने ज़रा सख्ती से गेयर बदलते हुए पूछा। रुबाब हंस दी। अरे, उसे पता भी तो चले कि अगर उसने तुम्हें छोड़ दिया है तो इसका मतलब ये नहीं कि हर किसी ने तुम्हें छोड़ा है। रुबाब ने अपनाइयत से कहा। मुझे तुम्हारी इस अपनाइयत की हरगिज़ ज़रूरत नहीं रुबाब। अगर तुमने दिल में किसी खुशफहमी को जन्म दिया है तो ख़त्म कर दो। मैं अना के अलावा किसी का सोच भी नहीं सकता। वो सख्ती से कहकर उसने रुबाब के फ्लैट के सामने गाड़ी रोकी और उसका चेहरा देखने से गुरेज किया। रुबाब ने ठंडी सांस भरी। जिसका दिल टूटा हुआ होता है ना हाशिम, वो दूसरों के तकलीफ़ नहीं पहुंचाती। उसने दुख से कहा। हाशिम ने मुंह फेर लिया। वो उसको एक नज़र देखकर गाड़ी से उतरकर चली गई। हाशिम ने उसकी पुश्त को घूरा और गाड़ी आगे बढ़ा दी। अन्ना कमरे में अंधेरा किए घुटनों के गिर्द बाजुओं का हाला डाले बैठी थी। केती की कॉल ने उसको होश की दुनिया में पटका था। उसने सर उठाकर केती का फ़ोन उठाया। हूँ, कैसी हो केती? उसने संजीदगी से पूछा। तुम ठीक तो हो ना अन्ना? केती की परेशान आवाज़ उसकी समाज से टकराई। क्या कुछ ठीक हो सकता है मेरी ज़िंदगी में केती? मुझे तो लगता है मैं कोई मशीन हूँ जिसे हर कोई अपनी मर्ज़ी से चलाना चाहता है। क्या मेरी अपनी कोई मर्ज़ी है? मैं खुद को हर चीज़ से अलग थलग रखना चाहती हूँ मगर ऐसा हो नहीं पाता। मैं खुद को मजबूत समझती हूँ, कहीं मौक़े पर मैं इतनी ही कमज़ोर पड़ जाती हूँ। बेबसी से बोली। ये सब तुमने खुद अपने लिए चुना है अना, केती ने संजीदगी से कहा। क्या मतलब? मैं क्यों अपनी ज़िंदगी को इस कदर मुश्किल करना चाहूँगी? वो बुरी तरह चौंकी। तो क्यों दूसरों के हाथों में अपना आप थमा दिया? अपनी लाइफ है, इंजॉय करो, केती ने संजीदगी से कहा। जानती हो मैं बेबस हो गई हूँ केती, पता है बेबसी क्या है?
इंसान बोलना चाहे बोल ना सके, रोना चाहे रो भी ना सके, हंसना चाहे मगर हंस भी ना सके, बस हर हाल में बेहस होकर पड़ा रहे, इसे कहते हैं बेबसी। और मुझे यही लगता है कि मैं बेबस हो गई हूँ। वो आंसू पीते हुए बोलती गई। अन्ना मेरी जान, मुझ तुम कहो तो मैं वहाँ आ जाती हूँ। केती फ़ौरन परेशान हो गया। अन्ना ने आंसू साफ किए। नहीं केती, तुम परेशान न हो, मैं ठीक हूँ। बस होता है ना जब आपको लगता है कोई आपसे सच्चे दिल से मुखलिस है, आप ना चाहते हुए भी उसके सामने सब बोल देते। केती तुम मेरे लिए वैसी ही हो। मुझे तुमसे बढ़कर कोई अपने से मुखलिस नहीं लगता। बस ऐसा लगता है जैसे मैं एक मशीन हूँ और सब अपनी मर्ज़ी से मुझे चलाना चाहते हैं, मगर एक तुम हो और एक हाशिम जो मेरी बात को समझते, मगर मैंने उसे भी खो दिया है। कहती अन्ना ये ना चाहते हुए भी रो दी। अन्ना तुम उससे बहुत मोहब्बत करती हो तो क्यों नहीं उसको बता देती, कहती ने अफसरदगी से कहा। चाहती हूँ मगर मैं घन चक्कर बनी हुई। आजकल जो कुछ हो रहा है मुझे लगता है मुझे संग दिल बनना पड़ेगा। मैं बेहिस बनते बनते थक गई हूँ। वो बेहद बेबसी से गोया हुई। मैं कल आ रही हूँ, आज पहली फ़्लाइट से ही पाकिस्तान आ रही हूँ। और ख़बरदार जो तुमने कोई फ़िक्र की तो जब तक मैं हूँ तब तक बिल्कुल फ़िक्र मत करो, कहती ने उसका हौसला दिया। कहती मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भुलाऊंगी। तुमने मेरी सच्ची दोस्त होने का हक निभाया। अन्ना का चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ था। कुछ देर वो केती से बातें करती रही और फिर उठकर खिड़की के सामने उठी और हल्के सब्ज रंग के पर्दे धीरे से खिड़कियों से हटा दिए। सामने पहाड़ नज़र आ रहे थे, उन पर बादल छाए हुए थे। मंजर इस कदर दिलकश था, वो कितने की नज़रें हटा नहीं पा रही थी। गहरी सांस भरकर वो पीछे हट गई और बेड पे आकर बैठ गई। उसने मेहरू को फ़ोन किया। पहली ही बेल पर मेहरू ने कॉल रिसीव कर ली। तुम तो हालात से घबराने वाली नहीं थी अन्ना, मेहरू से कॉल पर मिलते ही शिकवा किया। वो धीरे से हंस दी। मैं हालात से नहीं मेहरू, दिलो दिमाग से ही जंग से घबरा गई हूँ। हालात का मुकाबला मजबूती से करो, आज मुश्किल वक्त है, कल को आसान आएगा। मेहरू हौले से बोली। वो धीरे से बोली। तुम पहली फुर्सत में यहाँ आ जाओ। अन्ना मैं बहुत अकेली हो गई। डैडी ऑफिस में है, मॉम कमरे में रहती है, ऐसे में मैं करूँ तो क्या करूँ। वो तनक कर बोली शादी। अन्ना हौले से हंसकर बोली। इसकी बात पर मेहरू के लबों पर खूबसूरत सी मुस्कान फैल गई। लगता है यही करना पड़ेगा क्योंकि इस घर में तो सुकून है ही नहीं। वो हालात से बेहद तंग थी। अभी तो तुमने क्या कहा कि हालात का मुकाबला मजबूती से करना चाहिए, इतनी जल्दी भूल गई। अन्ना मुस्कुरा कर बोली। इसकी बात पर मेहरू का बुलंद बांग कहा हवा में बिखरा। हाँ मगर अन्ना हम भी इंसान हैं, कभी हार मानते हैं। मेहरू हौले से अफसरदगी से बोली। हालात तो ऐसे ही है, हम खुद बनाते हैं। मेहरू वो होते कहाँ हैं। अन्ना ने धीरे से कहा। सही कहा, मगर ऐसा ना चाहते हुए हो जाता है, वरना हम इंसान कहाँ अपने लिए किसी आसान ज़िंदगी को छोड़कर मुश्किल ज़िंदगी को चुने। उसने संजीदगी से कहा। अच्छा सब छोड़ो, फैज़ान भाई से मुलाकात हुई तुम्हारी। वो संजीदगी से गोया हुई। नहीं, फैज़ान अफ्रीका गए हुए 2-3 दिन तक वापसी है, फिर मुलाकात होगी। अन्ना मैं चाहती हूँ बस अब शादी कर लूँ, उसने धीरे से कहा। बन्नो इतनी भी क्या जल्दी है। अन्ना ने उसको मुस्कुरा कर छेड़ा। मेहरू हंस दी। अन्ना मैं अकेली रो रही हूँ, बेहतर जानती हूँ किस कदर कुनौती होती जा रही हो। वो अफसरदगी से बोली। अन्ना ने सर हिला दिया। तुम ये बात खुद मत करना, मैं खुद डैडी से करूँगी। बस कल ही डैडी से कहूँगी आंटी को बुलवा ले और ताकि शादी की तारीख तय हो जाए। अन्ना ने समझदारी से कहा। हाँ मगर अनु तुम भी आ जाओ, आफ्टर ऑल अब वो तुम्हारा भी ससुराल है, मेहरू ने हौले से कहा। अन्ना हंसी। मेहरू मैं इस रिश्ते को अब तक कबूल नहीं कर पाई हूँ क्योंकि मेरे लिए हाशिम को भूलना नामुमकिन है। तो क्यों नहीं तुम डैडी को बता देती, ऐसी हकीकत से आगाह कर दो। अभी सिर्फ बात हुई है, बाकायदा मंगनी वगैरह नहीं। जितनी जल्दी बात कर लो उतना अच्छा है, मेहरू ने अपनाइए से समझाया। उसने सर हिलाया। अच्छा मेहरू, अब काफ़ी रात हो गई, फिर बात करूँगी तुमसे, वो धीरे से बोली। हूँ ठीक है, अपना ख्याल रखना, मेहरू ने कहकर फ़ोन काट दिया। अन्ना ने फ़ोन साइड टेबल पर रखा और टेक लगा कर लेट गई। आंखों पर बाजू रख कर उसने आंखें मूंद ली।
अगली सुबह अना एक नए फैसले के साथ बेदार हुई थी। वो उठते ही फ्रेश होने चली गई। कुछ देर बाद शावर लेकर वो बाहर निकल आई। अलमारी से कपड़े ढूंढने लगी जो पहन सके। पहले उसे एयरपोर्ट कैथी को लेने जाना था। डार्क पिंक शर्ट और वाइट जीन्स का इंतखाब करके वो ड्रेसिंग रूम में चली गई। वापस आकर उसने हाई पिंक हील पहनकर आईने के सामने तैयार होने लगी। आंखों में लाइनर लगा के उसने डार्क शॉकिंग पिंक लिपस्टिक लगाई और बालों को खुला छोड़ दिया। रिस्ट वॉच पहनकर वो जाने के लिए तैयार थी। उसने बैग उठाया और मोबाइल फ़ोन लेकर बाहर निकल आई। फ्लैट लॉक करके वो नीचे आ गई। टैक्सी करवा ली। कुछ देर बाद एयरपोर्ट पर थी। काफ़ी देर की ड्राइविंग के बाद पहुंची थी। ब्लैक गॉगल्स लगाए वो बेहद प्यारी लग रही थी। चेहरे पे मासूमियत का राज था। वो कैथी का इंतज़ार कर रही थी। कुछ ही देर बाद उसे कैथी आती नजर आई। अना ने गॉगल्स उतारे और तेज़ी से चलती उसके पास आकर उससे लिपट गई। कैथी, सीरियसली बहुत मिस किया मैंने तुम्हें। उससे गले लगे वो बेइख्तियारी की कैफियत में बोली। वो मुस्कुरा दी। अब आ गई हूँ ना, अब तो जल्द तुम्हारे सर से नहीं टलूंगी, उसने शरारती अंदाज में कहा। अना हंस दी। आओ चले, उसका हाथ पकड़े वो बोली। किधर जाना? कैथी मुस्कुरा कर बोली। सवात फ्लैट, उसने धीरे से कहा। उसके बाद मरी, हाशिम और रुबाब ने इनवाइट किया है, वो धीरे से बोले। रुबाब और हाशी? कैथी बुरी तरह चौंकी। कौन है ये? वो बुरी तरह चौंक कर बोली। हाशिम की फ्रेंड और शायद उसकी होने वाली बीवी। वो कंधे उचकाकर बोली। तुम पागल तो नहीं हो ना? तुमने ये सब पहले क्यों नहीं बताया? कैथी का गुस्से से बुरा हाल था। मैं चाहती थी, मगर तुमने जब कहा तुम आ रही हो तो सोचा तुम्हें तभी बताऊंगी, उसने आराम से बताया। अच्छा खैर वही चलो। आज इस रुबाब की तो ऐसी की तैसी करूँ। तुम्हारे हक पर डाका डालना चाहती है, मगर मेरे होते ऐसा मुमकिन नहीं। कहती मुंह बनाकर बोली। वो हंस दी। नहीं, तुम थक गई होंगी, पहले वहीं चलते, वो हंस कर बोली। तभी अना का मोबाइल बजा। उसने फ़ौरन देखा किसी अनजान नंबर से फ़ोन आ रहा है। अना ने ना समझी से फ़ोन उठाया। हेलो, बैरिस्टर अना सिकंदर स्पीकिंग, उसने फ़ौरन कहा। वो समझी शायद किसी ने उसे किसी केस के मुतालिक बात करनी होगी। मैं रुबाब बात कर रही हूँ अना, आप आ जाए मेरे घर, वहीं से हम लोग मरी के लिए निकलेंगे। मैं आपको एड्रेस सेंड करती हूँ, धीरे से बोली। ओके। अना ने सर हिलाकर फ़ोन काट दिया। कौन था? कैथी ने पूछा। रुबाब आने का कह रही थी, वो संजीदगी से बोली। तो ये सामान किधर रखूँगी मैं? कैथी ने सामान की तरफ इशारा किया। एड्रेस देख रही थी। इधर से रास्ते में ही पड़ेगा, मैं बस कुछ टाइम लगेगा, उसने संजीदगी से कहा। कैथी के हाथ से बैग लेकर खुद घसीटने लगी। करीब ही उन्हें टैक्सी मिल गई। मंतशा गहरी नींद में सो रही थी जब सुबह नमाज की नीयत से उठने के लिए शेर अफगन ने उसके माथे पर हाथ रखकर उसका बुखार चेक करना चाहा। बुखार ख़त्म तो नहीं हुआ था, अलबत्ता हल्का हल्का अब भी था। वो गहरी सांस भरकर वज़ू करने चला गया। वापस आकर उसने जाए नमाज बिछाई और नमाज की नीयत से खड़ा हो गया। उसके खुरदरे हाथों का लम्स पाकर मंतशा की आँख खुल गई। उसने मुंदी मुंदी आँखों से इर्द गिर्द देखा तो सामने ही अफगन नमाज पढ़ रहा था। उसका पुरनूर चेहरा मज़ीद नूर से मज़ीद लग रहा था। उसकी हल्की हल्की सुर्ख आंखें रात देर तक जागने की वजह से मज़ीद सुर्ख लग रही थी। वो नज़र भरकर शेर अफगन को देख रही थी, वो जो नमाज़ पढ़ रहा था। सलाम फेर कर उसने जो ही नज़र फेर कर मंतशा को देखा, उसे अपनी तरफ देखता पाकर धीरे से मुस्कुरा दिया। मंतशा हड़बड़ा कर नज़रें फेरी। वो मैं उसने बोलना चाह, रहने तो पता है मुझे। उठ ही गई हो, अब तुम नमाज भी पढ़ लो, वो जाए नमाज की तरफ इशारा करके बोला। मंतशा का सर शर्मिंदगी से झुक गया। मैंने आज तक नमाज नहीं पढ़ी, उसने शर्मिंदगी से नज़रें झुकाकर कहा। तो क्या हुआ, अब पढ़ लो, खुदा नाराज़ नहीं होता। वो तो इंसान होते जो एक बार दूसरों से की माफ़ी मांगने के बाद भी नहीं बख्शते। वो खड़ा होकर बोला। उसने ठंडी सांस भरी। मगर मुझे नमाज़ पढ़ना नहीं आती, वो उंगलियां मरोड़ते हुए बोली। मैं सिखाऊंगा ना, वज़ू करना तो आता है ना, उसने संजीदगी से बोला। मंतशा ने हाँ में सर हिला। जाओ कर लो, वापस आओ तो पढ़ाता हूँ, वो संजीदगी से कहकर खड़ा हो गया। मंतशा ने सर हिला दिया, वज़ू करने चली गई। 10 मिनट बाद वो वज़ू करके उसने काले दुपट्टे को हिजाब की तरह सर पे ले लिया, इसकी तरफ देखने लगी। जाए नमाज की तरफ इशारा करके उसने खड़े होने को कहा। यूँ तकरीबन 15 मिनट उसे नमाज़ पढ़ने में लगे। शेर अफगन ने उसे नमाज़ पढ़ना सिखा दिया था। थैंक यू सो मच अफगन, वो धीरे से बोली। उसने सर हिला दिया और ड्रेसिंग रूम में चला गया। कुछ देर बाद
वो ट्रैक सूट में मलबूस बाहर निकला। उसको देखा जो सामने सोफे पर बैठी थी। मैं जॉगिंग करने जा रहा हूँ। आईने के सामने बाल बनाते हुए उसने एक नज़र मंतशा को देखा कर कहा, मैं भी चलूँ? तज़ब्ज़ब के आलम में वो उंगलियों में चटखाती हुई बोली, चलो। वो संजीदगी से कहता मंतशा ने फ्लैट चप्पल पहनी और उसके साथ चल पड़ी। बाहर बुआ नाश्ता बना रही थी। बहू, आपके लिए नाश्ते में क्या बनाऊं? बुआ ने दोनों को आते हुए देखा तो उससे पूछ लिया। मंतशा ने शेर अफगन को देखा जो ही उसको ही देख रहा था। बता भी दो। जब काफ़ी देर हो वो खामोश रही तो अब बोल पड़ा, सैंडविच और जूस बस, उसने संजीदगी से बताया। उन्होंने सर हिला दिया और दोनों बाहर की तरफ बढ़ गए। बाहर चौकीदार ने दरवाज़ा खोल दिया। सामने ही जॉगिंग ट्रैक था। वो दोनों जो ही चलते हुए अंदर आ गए। अब तबीयत कैसी है तुम्हारी? रात तो बहुत तेज़ बुखार था, उसने जॉगिंग करते हुए पूछा। अब काफ़ी ठीक है, रात में यही पता ही नहीं चला कब हो गया, वो संजीदगी से बोली। ख्याल रखा करो वरना अपना, किसी दिन तुम्हारी बहन आ गई तो यही ना मुझ पर केस भी कर दे। उसने मज़ाक में बात को टाला था। मंतशा मुस्कुरा दी। ऐसी बात नहीं है, उसने अना की तरफदारी की। वो हंस दिया। सामने ही इंस्पेक्टर जमशेद भी आ रहे थे। वो भी गालिबन जॉगिंग करने आए थे। अस्सलाम वालेकुम, उसने मुस्कुरा कर कहा। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हो जमशेद? वो मुस्कुरा कर बोला। अल्लाह का शुक्र सर, बिल्कुल ठीक। वो मुस्कुरा कर गोया हुआ। मंतशा ने अपना चेहरा हल्का से छुपा लिया था। सर, गालिबन आपने शादी कर ली है। उसके साथ खड़ी मंतशा की तरफ इशारा करके वो बोला। शेर अफगन ने कहकहा लगा कर उसका देखा। जी बिल्कुल, ये मेरी वाइफ है। वो मशहूर होकर बोला। सर, आपने बताया भी नहीं। वो शिकवा कना लहजे में गोया हुआ। अरे, शादी हंगामी हालात में हुई, किसी को पता ही न चला। तुम सुनाओ आजकल क्या हो रहा है? वो बात बदल कर बोला। सर, आज पुलिस सीनियर्स के दौरों पर जाना है। वो संजीदगी से गोया हुआ। अच्छा, अच्छी बात है। जो कोई रिश्वतखोरी करे पकड़ कर बंद करो उस हवालात में, उसने हमेशा की ताकीद की थी। जी सर, वो सर हिलाकर बोला। अच्छा, फिर मिलता हूँ जमशेद। वो मुस्कुरा कर बोला। जमशेद ने हाथ हिलाकर वो लोग जॉगिंग करने लगे। कुछ देर बाद वो दोनों सामने बने संगी बेंच पर जा बैठे। दोनों को पसीना आ रहा था। ओहो, पानी की बोतल लाना ही भूल गया। वो सर पर हाथ रखकर बोला, चलते हैं अब। मंतशा हौले से बोली। वो खड़ा हो गया और दोनों पार्क से निकलकर कोठी की तरफ बढ़ गए। आज की कहानी कैसी लगी ज़रूर बताना। पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना और बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबाना ताकि मेरी आने वाली वीडियो आप तक जल्द और वक्त पर पहुंच सके। तो मिलते हैं अगली किस्त के साथ बहुत जल्द। तब तक के लिए दुआ में याद रखें, खुश रहे, खुशियाँ बांटे। अल्लाह हाफिज़।